26 फरवरी 2023। आज की कई अहम खबरें हैं या कई अपडेट हैं जिनको बताना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बीबीसी के ऊपर पिछले 50 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी उनके ख़िलाफ़ इनकम टैक्स की जो रेड परसों शुरू हुई थी वो जारी है। रेड कहें या सर्वे कहें, चूँकि आधिकारिक तौर पर इसको रेड नहीं बल्कि सर्वे कहा गया है। तो इनकम टैक्स की जो टीम है मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में पहुंची हुई है। वो 50 घंटे से भी ज़्यादा के वक्त हो जाने के बावजूद वहां अपना सर्वे कर रही हैं। अब ये सर्वे चूँकि ऐसे वक्त पे हो रहा है जब बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर के हाल ही में प्रसारित हुई थी और उसको भारत की सरकार ने भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया था। यूट्यूब हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया कहीं भी उसको नहीं चला जा सकता था, अपलोड नहीं किया सकता था। और सरकार की तरफ से कहा गया था बाकायदा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्री को अपने अकाउंट से शेयर करता है, पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 50 घंटे हो जाने के बावजूद अभी तक बीबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो जारी है और ये कब तक जारी रहेगी इसको लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं है। इसी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी एक ट्विटर के जरिए और वीडियो के जरिए प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी तरफ से एक बयान जारी किया था परसों रात को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जानकारी में है जो बीबीसी के सर्वे या रेड की बात है और हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि हम यानी अमेरिका प्रेस की आज़ादी में भरोसा करता है। वहीं जो एक अहम अपडेट तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया है उसको लेकर के है और ये एक खुशी की और अच्छी खबर है कि तुर्की में 17 वर्ष की एक लड़की को 10 दिनों के बाद मलबे से जिंदा निकाला गया है। जो हालिया भूकंप तुर्की और सीरिया में आए हैं उसमें मरने वालों की तादाद अब तक 41,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें मरने वालों की तादाद सिर्फ तुर्की के अंदर 35,418 है, जबकि बाकी 7,000 से ज़्यादा लोग सीरिया में मारे जा चुके हैं। इस विनाशकारी भूकंप से दोनों देशों में भारी तबाही हुई है और इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। 6 तारीख को ये भूकंप तुर्की और सीरिया में आए थे और यहाँ चूँकि भूकंप के बाद भी कई बार यानी तकरीबन जो इसकी जानकारी मौजूद है वो 250 बार से ज़्यादा आफ्टर शॉक आ चुके हैं। आफ्टर शॉक जो बार बार बाद में भूकंप के बाद में जो झटके आते हैं उनके आने की वजह से वहाँ पर लोगों में काफ़ी घबराहट रही और भूकंप ग्रस्त जो इलाके थे उसमें राहत काम में रुकावटें पैदा हुई, जिससे काफ़ी नुकसान और हुए। फ़िलहाल वहाँ पर बहुत सारे देशों की जो टीमें पहुँची हुई हैं वो अपने अपने काम में जुटी हुई हैं और लोगों को 10 दिन बाद भी मलबे से वहाँ निकाला जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो जिनकी जान नहीं बच सकी है किसी वजह से, उनको जब उनकी डेड बॉडी ज़मीन के अंदर कहीं मिल जाती है तो उनको वहीं पर दफन भी किया जा रहा है। वहीं एक अपडेट है हिंदुस्तान से है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फहद अहमद नाम के एक मुस्लिम नौजवान से शादी कर ली है। स्वरा भास्कर ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करके की। यह तकरीबन 2 मिनट का वीडियो है जो स्वरा भास्कर ने ट्विटर पे पोस्ट किया है। फहद अहमद के बारे में जानकारी ये है कि वो समाजवादी पार्टी के योजना सभा के लीडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। दोनों की मुलाकात काफ़ी पहले हुई थी और अब जाकर के इन लोगों ने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है। वहीं अडानी जो भारत नहीं बल्कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे 25 जनवरी तक, अब वो भारत के भी 40 सबसे अमीर व्यक्तियों में से बाहर हो चुके हैं, जैसा जानकारी मीडिया में उनके बारे में आ रही है। उसके मुताबिक अडानी के जो शेयर हैं वो लगातार अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं
और वो रेड क्रॉस के साथ में, रेड सर्किल के साथ में कई सारे उनके जो शेयर्स हैं, ये एक टेक्निकल वर्ड है रेड सर्किल, जो शेयर बाज़ार में इस्तेमाल होता है। इसको कभी वक्त मिलेगा तो आइंदा किसी वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी भी अडानी के शेयर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है और वो घाटे में जा रहे हैं। एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से कि अडानी को 7,000 करोड़ रुपए का अपना एक जमा करने थे, जिसका बंदोबस्त वो नहीं कर सके और उनके हाथ से एक बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में जो उनको टेंडर मिला था छत्तीसगढ़ का, वो जा चुका है। अडानी के समूह को ये पैसे 7,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 3 तारीखें 3 बार मोहलत मिल चुकी है। कल 15 तारीख आखिरी डेट थी और आखिरी डेट तक ये इस पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाए। यानी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति 7,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में बंदोबस्त नहीं कर सका है। इसी को लेकर न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है उन्होंने कि अडानी को मिला एक और झटका, ऊर्जा कंपनी डीबी पावर्स को खरीदने में सफल नहीं हो पाए। अडानी खरीदने के लिए भुगतान की आखिरी तारीख कल 15 फरवरी थी, जो अब ख़त्म हो गई है। ग्रीश है एक यूज़र, ट्विटर पे लिखते हैं कि अडानी के वो एक हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं अडानी की, कि अडानी को बीजेपी ही नहीं, यानी मोदी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार में भी काम मिलते रहे और इनको दोनों ही सरकारों के आशीर्वाद इनको प्राप्त है। वो लिखते हैं अडानी को 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन को राजस्थान की सरकार ने दिया। वहीं जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और अघाड़ी यानी शिवसेना और एनसीपी की सरकार थी, वहाँ भी गिफ्ट के तौर पर अडानी पोर्ट जो था अडानी को, दिल्ली पोर्ट अडानी को दे दिया गया था। पंजाब में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, वह करोड़ों रुपए के बिजली के कॉन्ट्रैक्ट अडानी पावर को दिए गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने अडानी के जो संबंध है कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही बताने की कोशिश की है। यानी इतने बड़े व्यापारी को अकेले बीजेपी की तरफ से ही हिमायत हासिल नहीं थी, बल्कि कांग्रेस या विपक्ष की और पार्टियां भी उनको मदद करती रही हैं। टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोहित्रा, जो बैंकर भी रही है, बैंकिंग को समझती हैं, किस तरह से बैंकों के जरिए लेन देन होते हैं और जो अमीर लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये उद्योगपतियों कैसे किस तरह से बैंकों से पैसा हासिल करते हैं। क्योंकि ये बैंक कर रही है तो इनको बैंकों की बारीकियों के बारे में जानकारी है। अडानी समूह के ऊपर जब से हिंडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई है, उस वक्त से ही महुआ मोहित्रा मुस्तकिल ट्विटर के जरिए और मीडिया के जरिए अपनी बात को कह रही हैं। ये पुराना एक ट्वीट है उनका 9 तारीख का, 9 फरवरी का, जिसमें वो लिखती हैं अडानी पावर प्रॉफिट ड्रॉप्स 96% बट स्टॉक हिट्स अपर सर्किट में भी हो सकता है यहाँ। खैर, दूसरा उनका ट्वीट है जो आज ही का है, वो लिखती हैं अडानी पावर्स ₹700 करोड़ डील टू बाय डीवी पावर्स एसेट्स कोलैप्स। ये जो डील थी उनकी, वो छत्तीसगढ़ में पिछले साल पावर प्लांट्स को लगाने के लिए हुई थी। वहीं एक यूजर और हैं, वो अडानी के पावर प्रोजेक्ट को लेकर के लिखते हैं, कुंदू है ये, अडानी हैज फेल्ड टू अरेंज ₹717 करोड़ टू बाय डीबी पावर्स विच ऑपरेट्स ए थर्मल प्लांट इन छत्तीसगढ़ एज द डील साइंड लास्ट ईयर। अब यहाँ पर चूँकि अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो 25 तारीख को सार्वजनिक तौर से भारत में आ गई थी, और उस वक्त जो हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए थे, बहुत संगीन आरोप है, जिसका जवाब अडानी समूह ने अपनी तरफ से देने की कोशिश 413 पन्नों की एक पेज में किया था। लेकिन वो उन बातों को लेकर उन्होंने, अडानी समूह ने जवाब नहीं दिए थे जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे। आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर है और ये गंभीरता इस बात को दिखाती है कि अडानी समूह जो भारत ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त फैल चुका है, और भारत में तो भारत के बहुत सारे सरकारी जो उद्यम थे वो आज अडानी के अपने उद्यम हो गए, उनके पास हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, सड़क है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त अडानी ओन करते हैं और
उनकी देखभाल और उनसे कमाई सब उन्हीं के पास जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया था वो कुछ इस तरह से था कि अडानी समूह, भारत में जो अडानी समूह है वो विदेशों में शेल कंपनियाँ यानी फर्जी कंपनियाँ, बेनामी कंपनियाँ बना करके कारोबार करती है और इन कंपनियों को उनके भाई ओन करते हैं। जैसे मॉरिशस में 35 कंपनियों का उन्होंने खुलासा किया था कि अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, वो इन कंपनियों के ओनर हैं और वो बेनामी कंपनियां हैं। मॉरिशस में $1 में एक कंपनी आप खोल सकते हैं, कोई भी खोल सकता है जा करके, वहाँ हज़ारों सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार फिर वो कर सकते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाती है, ना ही कहीं उनको जवाब देना पड़ता है। तो अडानी की कंपनियों के बारे में भारत की सरकार, चूँकि विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, BRS, JDU, JDS, TMC, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, संसद के अंदर एक मांग कर रही है कि इसकी JPC जांच की जाए और ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है अगर कोई आरोप लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि बहुत बार जब किसी पर आरोप लगते हैं तो खुद व्यक्ति जिस पर आरोप लगते हैं वो आकर के कहता है कि हमारे खिलाफ अगर कोई गलत काम हुआ है तो आप जांच कर लें। अडानी की तरफ से अभी तक एक बार भी इस तरह की हिम्मत नहीं की गई है कि वो मीडिया में आकर के कहे कि अगर हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो सरकार उसकी जाँच करा ले। जबकि सही तरीका यही होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह के आरोप लगते हैं तो वो खुद भी कहता है कि हाँ, हमने कोई गलत नहीं किया और आप इसकी जांच करा लें। मगर अब अडानी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई है। अब यहाँ पे चूँकि आरोप बहुत गंभीर है और उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नज़र भी आती है और अडानी की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया है, वहीं सरकार इस मामले को किसी भी तरह से जांच कराने के मूड में नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि हम हिंडनबर्ग की जांच कराने के लिए तैयार हैं, यानी जिस एजेंसी ने, अमेरिकी एजेंसी ने आरोप लगाए उसकी जांच कराने के लिए तैयार है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि जांच अडानी समूह की होनी चाहिए, ना कि हिंडनबर्ग की करनी है तो वो भी इसमें शामिल की जाए, लेकिन मुख्य तौर से जांच तो अडानी की होनी चाहिए जिनके ऊपर ही आरोप लगे। अब सरकार ये जांच क्यों नहीं कराना चाहती है, उस सबसे अहम मुद्दा ये है। तो यहाँ पर दबी ज़बान में बहुत सारे लोग कुछ इस तरह की भी इशारे दे रहे हैं, इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि बहुत मुमकिन है राफेल की दलाली का जो पैसा आया था, और चूँकि इस बात का खुलासा पहले भी हो चुका है कि भारतीय एजेंट को 100 करोड़ रुपए उसमें दलाली के दिए गए थे और ये खबर फ्रांस की ही अखबार में छपी थी। तो क्या जो दलाली के पैसे दिए गए हैं वो अडानी की कंपनियों के ज़रिए भारत में आए, या नोटबंदी के दौरान जो काला धन की बात होती थी वो अडानी की कंपनियों के शेल कंपनियां, जो फर्जी कंपनियां विदेशों में बनी हुई हैं, उनके ज़रिए आए हैं। वहीं एक बात और हो रही है या आती है जहन में कि जो PM केयर फंड है, जिसमें कोरोना के वक्त में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कोरोना केयर फंड बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था PM केयर फंड, जिसका दफ्तर प्रधानमंत्री कार्यालय में है और जिसमें तमाम मंत्री और सांसद वगैरह उसके सदस्य भी बताए जाते हैं। उसमें जो पैसा जमा हुआ था उस पैसे का कोई हिसाब किताब कभी सरकार ने नहीं दिया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने नहीं बताया। और अब जाकर के ये आशंका एक जताई जा रही है कि क्या PM केयर फंड को भी अडानी समूह के ज़रिए कहीं इस्तेमाल किया गया है, कंपनियों में हो सकता है वो पैसा भी लगाया गया हो। वहीं लोगों का मानना ये है, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कि जो फंड्स राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में जो बॉन्ड्स के ज़रिए दिए जाते हैं, तो अगर जांच होगी तो उसमें फिर अडानी की संलिप्तता या अडानी के वो तमाम चीज़ें भी सामने आएंगी कि उन्होंने पिछले सालों में या पिछले वक्तों में किस पार्टी को कितने चंदे दिए हैं। और इस बात को मोदी सरकार नहीं चाहती है कि वो आम लोगों की जानकारी में आए या सार्वजनिक हो सके। इसीलिए शायद ये जांच कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जांच होना चाहिए, ये सब मानते हैं। विपक्षी पार्टियां तो बार बार इस पर सवाल उठा रही हैं कि जांच क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष की मांगे कि JPC के ज़रिए जो एक संसदीय व्यवस्था है उसके ज़रिए एक जांच कमेटी बनाई जाए
और वो जांच करे। लेकिन चूंकि अडानी का इतना रसूख है और अडानी के साथ जो रिश्ते हैं वो सरकार के बड़े व्यक्ति के हैं। अब चूंकि अगर अडानी की जांच होती है और वो तमाम चीज़ें बाहर आती हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें भी बाहर आएंगी कि किस तरह से किसने किसको कैसे हेल्प की, कहाँ कहाँ हेल्प की। चूँकि श्रीलंका से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, इसराइल से लेकर के तमाम जगहों के ये रिकॉर्ड मौजूद हैं कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस के ज़रिए अडानी को काम दिलाने की कोशिश की। और ये काम कोई छोटे मोटे काम नहीं थे। बाकायदा सरकार के लेवल पर जब एक इस तरह के काम किए जाते हैं तो फिर उसके तार बहुत दूर तक जुड़े होते हैं। अब फिर सवाल वही आता है कि आखिर सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। आने वाले वक्त में ये मालूम होगा कि सरकार जांच कराएगी नहीं कराएगी। अब यहाँ पर बहुत सारा दारोमदार चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह की जांच कराएगा या पहले जैसा होता रहा है, राफेल का मामला हो, बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला मामला हो या 370, उस तरह का कुछ होगा। ये देखने वाली बात है। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। टीटी जंग न्यूज़, शुक्रिया आपका। For me, asking questions to my government is the most patriotic act. I just did everything that people advise heroin aspirants not to do. शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध हमारा अधिकार है।